अभी जो सरकार का नेतृत्व है तो देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है ना। 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लेकर हम चल रहे हैं उसे हासिल करेंगे। उसी का एक तरीके से आप कह सकते हैं रोड मैप, रूपरेखा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी गई, जीएसटी से लेकर वो नई रोजगार नीति, वो तमाम बातों का जिक्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया अतुल जी, और आत्मनिर्भर भारत, उसी से विकसित भारत का सपना साकार होगा। संकल्प लिया है और इसी से भारत समृद्ध बनेगा, तो दिशा तो सही है। मैं आपको बताता हूँ, सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है 1980s में बनाई गई थी। 1983 में सेमीकंडक्टर लिमिटेड जो है वो चंडीगढ़ में बन चुका था। सेमीकंडक्टर का रॉ मटेरियल, उसका यूज बड़े पैमाने पर होने की शुरुआत होने की थी, लेकिन जब कंप्यूटराइजेशन के लिए आगे बढ़े, नई इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी राजीव जी ने लाई, नई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव 15 साल का पॉलिसी 1984-1985 में उन्होंने लाया था, तब उसके खिलाफ बैलगाड़ी पर खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी जो है उसकी खिलाफत करते थे। मेरा ये कहना नहीं है, हर गवर्नमेंट इज अ टेम्पररी थिंग। पार्टी कोई भी आती है जाती है, पॉलिसीज में कंटिन्यूटी रहती है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है। 1981 में इंडिजीनियस पॉलिसी बनाई गई थी, जो आत्मनिर्भरता जिसको आज कहते हैं आप, वो पॉलिसी 1981 में बनाई गई थी, और उसमें आत्मनिर्भरता जो है बढ़ाना और निर्भरता जो है वो कम करना, इसलिए 50 साल के आगे की टेक्नोलॉजी जो उसको सोचा जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम 1961 में कदम रखते हैं, 1969 में उसका इसरो बनता है, और हम 1990 तक दुनिया के पहले 3 देशों में स्पेस टेक्नोलॉजी में बन जाते हैं। हमने मिसाइल्स बनाए, हमने सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है ICBM, वहां तक बनाए हमने। एपीजे अब्दुल कलाम को जो है वो मिसाइल मैन कहते हैं। हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 1974 में बनाई और दुनिया को संदेश दिया कि और बुद्धा हंसा एंड बुद्धा स्माइल्स, ये जो हमारा कैप्शन था क्यों था, तो हम एनर्जी में उसका इस्तेमाल किए, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका इस्तेमाल किए, हमने एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में विकास हासिल करने के लिए किए, हमने नील क्रांति की। आज बता रहे आप सेकंड नंबर पे थे, हम बहुत पहले से दुग्ध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में आगे गए। नील क्रांति किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं, येलो रिवोल्यूशन किसे कहते हैं, वो जो हम तो कहते हैं ना तलहन दिलन में। तो मेरा कहना यह है, देखो सकारात्मकता जो सुधांशु ने दिखाई, मैं भी दिखाना चाहता हूं। तो देश के प्रधानमंत्री झूठ न कहे। देश के प्रधानमंत्री पिछले सरकारों ने कुछ नहीं किया। 32 करोड़ की पॉपुलेशन थी, 140 करोड़ तक पहुंच गए। उनको स्वास्थ्य, उनको शिक्षा, ये सारी चीजें पहुंचानी है। और अगर आरएसएस के प्रमुख को ये कहना पड़ता है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो आम लोगों के हक से बाहर चला गया, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने गरीबी से निकाल दिया है, तो ये विरोधाभास जो है ना, जिस विचारधारा को मानते हैं उस विचारधारा ने सामने रख दिया है। चलिए सुधांशु जी आइए, वो कह रहे हैं कि साहब इस बात का श्रेय पिछली सरकार को दिया जाना चाहिए कि वो ठीक है, कम से कम गाली मत दो, ठीक है, कि वो विकास की गाड़ी सर पर दौड़े और 2047 तक भारत विकसित भारत बने। ये जो संकल्प जिसको हमें सिद्ध करना है, उसके लिए वो हाईवे जो है तैयार करके पिछली कांग्रेस सरकारों ने दिया है। आइए सुधांशु जी। देखिए, मैं बिल्कुल, देखिए अतुल जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात में थोड़ा संशोधन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के नेताओं का, मैं विपक्ष के, अभी अन्य दलों की बात नहीं कर रहा हूं, जितना सम्मान दिया गया है उतना आज तक भारत के इतिहास में कभी भी किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं दिया। मैं विनम्रता से बताता हूं। श्री PV नरसिम्हा राव तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हें भारत रत्न दिया गया कि नहीं, बताइए। ये प्रणब मुखर्जी जी आपकी पार्टी के थे, वो भारत के राष्ट्रपति रहे, उन्हें भारत रत्न दिया गया कि नहीं। मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्हें भारत रत्न मिला कि नहीं मिला। दूसरा बात मैं पूछता हूं, सरदार पटेल तो कांग्रेस के नेता रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वैसे शायद अगर आपको ध्यान हो तो जब गांधी जी के विरुद्ध बहुत ज्यादा विषय बन गया था कराची कांग्रेस अधिवेशन में 1931 में, जब भगत सिंह जी को फांसी मिलने के बाद, तो संभालने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष एक सत्र में वो भी रहे। उनकी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई। आज तक कोई कांग्रेस का नेता जाता नहीं। SC जमीर जी को पद्म अवार्ड मिला, आपके नेता थे। तरुण गोगोई जी को पद्म अवार्ड मिला, आपके नेता थे। मगर अफसोस क्या हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी इस विराट परंपरा के तमाम महान नेताओं में से किसी को स्मरण ही नहीं करना चाहती। वो एक ही परिवार के बियॉन्ड नहीं जाना चाहती, और ये वो परिवार जिसके तीनों प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी। और 3 में से 2 ऐसे थे, नेहरू जी और इंदिरा जी, जिन्होंने अपनी सरकार में अपने रहते हुए, ये भारत रत्न वाली कमेटी का चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होता है, अपनी चेयरमैनशिप से अपनी कमेटी को भारत रत्न दिलाया।
परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं, अतुल पाटिल जी ने एक अच्छी बात कही। हां, 1974 में भारत ने आणविक शक्ति हासिल की थी, पर यह भी जाके चेक कर लीजिए, प्रेसिडेंशियल आर्काइव ड्वाइट आइजनहावर की यह बताती कि 1958 में उन्होंने भारत के राजदूत के माध्यम से नेहरू जी से पूछवाया कि भारत कितने समय में परमाणु बम बना सकता है, तो उन्होंने भाभा से पूछ के कहा 1 वर्ष में। यानी 1959 में भारत परमाणु शक्ति बनने को तैयार था, मगर नेहरू जी ने कहा कि आई बिलीव इन एटम फॉर पीस। उसके बाद अब ये डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल हैं अमेरिकन एजेंसीज के, 1961 में जब अमेरिका को पता चलता है कि चीन परमाणु कार्यक्रम पे काम कर रहा है, तो वो मदद करने को कोशिश करता है कि हम परमाणु बम बना दें ताकि एशिया में आणविक शक्ति एक लोकतांत्रिक देश बने, ना कि एक कम्युनिस्ट देश। तो नेहरू जी ये कह देते हैं कि हम चीन को नाराज नहीं करना चाहते, चीन से प्रतिद्वंदता नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कोई देश का हित ध्यान रख के किया होगा, पर अगर गलती हो गई तो उसे स्वीकारना चाहिए। और अगर अच्छा काम हुआ, आपके जिन जिन नेताओं ने अच्छा काम किया, सरदार पटेल से लेके और प्रणब मुखर्जी जी से लेके पीवी नरसिम्हा राव तक और मदन मोहन मालवीय तक, हम तो उसको स्वीकार करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने आकर न्यूक्लियर मिशन भारत का दोबारा शुरू किया और रहस्यमय तरीके से केवल 15 दिन के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी हत्या हो गई और रहस्यमय तरीके से होमी भाभा जी की मृत्यु हो गई। और उसको बाद में जो CIA का आर्काइव्स में, उसमें तो शक होता है कि इस समय किस ढंग की विदेशी शक्तियों का हाथ था। और दूसरी बात जो अतुल जी ने कही, मैं ये कहना चाहता हूं, इस महान काल में हम गुलाम कैसे हुए? माननीय धर्मांधता की वजह से गुलाम नहीं हुए। जब स्वार्थ हावी हो गया कि विदेशी घुसपैठिए हमारी मदद करके सत्ता दे देंगे, जब मीर जाफर को लगा कि अंग्रेज आएंगे और हमें सत्ता मिल जाएगी, इस कारण से अंग्रेज घुसपैठ करने में, सत्ता कब्जाने में सफल रहे। फिर मीर जाफर का क्या अंजाम हुआ सबको पता है। जब जयचंद को लगा कि मोहम्मद गोरी हमारे साथ आएगा और पृथ्वीराज चौहान की सत्ता हट जाएगी, उसके बाद जयचंद के साथ क्या हुआ ये सबको पता है। इसीलिए जब अलेक्जेंडर आया और राजा अंभी को लगा कि अलेक्जेंडर के चलते मेरी सत्ता रह जाएगी, तो उसके बाद अंभी के साथ क्या हुआ तो वो सबको पता है। इसलिए अतुल जी, हम इसलिए हारे कि एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। और इसीलिए आज डेमोग्राफिक चेंज के इस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है। मुझे लगता है अगर हम ईमानदारी से देखेंगे तो एक बहुत सकारात्मक, सुदृढ़ और दूरदर्शी सोच इस भाषण में दिखाई पड़ती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।